अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान में लाहौर के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल का है, जिसे लोग मशहूर तरीन और पुरानी जगह मानते हैं। लेकिन माज़रत के साथ मैं आपको ये जगह का नाम नहीं बता सकता। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी अजीबो-गरीब और रूहानी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी हो या किसी से सुनने को मिले। मैं लगभग 10 साल तक एक सर्जरी टेक्नीशियन रहा हूँ और इन्हीं सालों में मैंने बहुत कुछ देखा जो समझ से बाहर था। मैं 4 साल तक एक नॉन प्रॉफिट इस्लामिक हॉस्पिटल में काम करता रहा। जब मैं पहली दफ़ा ऑपरेशन थिएटर के डिपार्टमेंट आया तो वहाँ पुराने काफ़ी स्टाफ मेंबर्स मुझे अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनाने लगे। 2 स्टाफ मेंबर जो वहाँ बहुत पुराने थे, हम उन्हें इस कहानी में फरीहा और समीना कहकर पुकारते हैं। उन्होंने मुझसे एक नर्स का जिक्र किया जो कभी इस हॉस्पिटल में सर्जिकल टेक्नीशियन हुआ करती थी। उनका नाम मरियम था। ये वो दौर था जब हॉस्पिटल का काम इस्लामिक तरीके से चला करता था और ज़्यादातर स्टाफ में नर्स हुआ करती थी। मरियम बहुत सख्त मिजाज और कवायद की पाबंद थी। उनसे कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। समीना ने सिर्फ उनके बारे में सुन रखा था, लेकिन फरीहा ने उनके साथ काम किया था कई सालों पहले। फरीहा मुझे बताती है कि कैसे उन्होंने कई बार मरियम की आवाज़ सुनी है ऑपरेशन थिएटर में, जबकि वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं एक शक्की मिजाज इंसान हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ नए बंदे को डराने का तरीका है, मगर ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं थी। एक रात जब मैं रात की शिफ्ट पर था, मैं ऑपरेशन थिएटर की सप्लाई रूम में सामान रख रहा था, तब मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची हील वाली जूती पहने चल रहा हो, वो भी साफ साफ फर्श पर। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा कि ये ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने इरादा बनाया कि झट से बाहर निकलकर पकड़ लूँ जो भी ये प्रैंक या मजाक मेरे साथ कोई भी कर रहा है। पर जब मैं फ़ौरन हॉलवे में आया, वहाँ कोई नहीं था। ना कोई दरवाज़ा हिल रहा था, ना कोई आवाज़, बस सिर्फ एक खामोशी थी वहाँ पर। ये पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ। मगर धीरे धीरे ऐसे वाक़यात बढ़ने लगे। फिर काफ़ी नए स्टाफ मेंबर भी आए और फरीहा और समीना उनको ट्रेनिंग दे रही थी। एक बार तो एक नए मेंबर के सामने एक इंजेक्शन सिर्फ हवा में उछला और फिर नीचे गिर गया। ये सुनकर मुझे पहली दफ़ा यकीन आया कि ये सब मजाक नहीं था। जब काफ़ी स्टाफ मेंबर्स ने मुझसे ये बात शेयर की तो ये सुनकर मुझे पहली दफ़ा यकीन आया कि ये सब मजाक नहीं है। मेरा अपना भी अजीब चीज़ें देखने का सिलसिला जारी रहा। वो कदमों की आवाज़ और धीमी धीमी सरगोशियाँ, जैसे कोई कहीं करीब बैठा फजूल बातें कर रहा हो। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल के काफ़ी स्टाफ मेंबर्स ने महसूस की थी। एक रात तकरीबन 2:30 पर जब मैं ऑपरेशन थिएटर की सप्लाई लाने गया, वहाँ एंटर करते ही एक अजीब सा और बहुत भारी सा महसूस होने लगा, जैसे कोई चीज़ मेरी तरफ घूर रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि जब मैंने ऊपर देखा तो यकीनन मुझे ऊपर कोई नज़र आएगा, और जब मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा तो एक स्याह धुआं जैसा साया छत से लटका महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि शायद किसी चीज़ में आग लगी हो, मगर कोई धुआं या जलन की स्मेल नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि ये कोई बुरी चीज़ है, और अगर मैंने फ़ौरन कुछ नहीं किया तो ये भी ख़तरनाक हो सकती है। ये स्याह धुआं धीरे धीरे नीचे मेरी तरफ गिरने लगा। मैंने फ़ौरन अपनी जगह पर खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ी, वो धुआं एकदम रुक गया और धीरे धीरे वापस ऊपर किसी कॉर्नर में चला गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी फिल्म को रिवर्स में चला दिया हो। जब ये चीज़ गायब हुई तो मैंने फ़ौरन भागना शुरू कर दिया और मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो भी था वो मरियम नहीं थी, वो शायद कोई और ही था। मरियम जो कि एक अच्छी औरत थी जो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी, मगर ये जो भी था ये कुछ और ही था और इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। आज तक मैंने ये बात किसी से नहीं की, ना किसी दोस्त से, ना किसी घर वाले से।
मुझे उस वक्त डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मगर अब सोचता हूँ कि इसे छुपाने का क्या फ़ायदा था। जो कुछ देखा वो देखा, आज बता रहा हूँ। शायद कोई और भी ऐसे कुछ महसूस कर चुका हो। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ है और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो रात के वक्त ड्यूटी करता हूँ। मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं है, ये कह लें कि था, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो समझना मुश्किल हो जाता है मुझे। मेरी नौकरी ये है कि मैं लाहौर के एक पुराने गोदाम के बाहर रात की शिफ्ट करता हूँ, जो कि जलने की वजह से खाली हो चुकी है। ये गोदाम 1 महीने पहले आग लगने की वजह से तबाह हो गया था और मालिक ने फैसला किया था कि इसे दोबारा बनाया जाए, ना कि बस इसे उसी हालत में ठीक करा जाए। पिछले 1 महीने से यहाँ कुछ लोग छुप छुप के अंदर जा रहे थे, शायद माल लूटने या सिर्फ शरारत करने। मालिक इन चीज़ों से परेशान था क्योंकि वो बचा कुचा सामान निकलवाने और डेमोलिनेशन के पेपर तैयार करवाने में मसरूफ़ था। एक रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा कि गोदाम के साइड वाले 2 दरवाजे उजड़ चुके थे, यानी अपनी जगह से टूट चुके थे कह लें। ये देखकर मुझे शक हुआ कि कोई अंदर घुस चुका है। मैं धीरे से अंदर गया ताकि देखूं कोई चोर तो नहीं है। जैसे ही मैं गोदाम के अंदर चल रहा था, मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अब तक कभी अपनी बंदूक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उस रात मेरा हाथ मेरी बंदूक पर था। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही मुझे एक सर्दी का एहसास हुआ जो इस मौसम में बिल्कुल अजीब थी। अचानक पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आई। एक टेम्परेरी लाइट जो मालिक ने लगवाई हुई थी ज़ोर से गिर गई थी। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा, हाथ अब भी मेरी बंदूक पर था। उस वक्त मुझे सामने 2 आंखें नजर आईं जो अंधेरे में मुझे घूर रही थीं। मैं कुछ पल के लिए झिझक गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए ज़ोर से बोला, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो मेरी सोच से बाहर था। वो आंखें अजीब तरीके से हिलने लगीं। मैंने फ्लैशलाइट ऑन करके देखा तो सामने एक लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। वो अजीब तरीके से हिल रही थी जैसे कोई मशीन हो। वो आधी दीवार के पीछे छुपी हुई थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा और फिर से कहा, सुनो, यहाँ से चले जाओ। मेरी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। वो लड़की अचानक इतनी ज़ोर से चीखी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। बस मैं पीछे हटा और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं गोदाम के दरवाजे के बाहर आया, वो चीख एकदम बंद हो गई। मैंने वापस अंदर देखकर चीख कर कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फ़ौरन अपने फ़ोन से लोकल पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस कुछ देर बाद पहुँच गई और हम गोदाम का जायज़ा लेने लगे। लेकिन अब जो देखा उसने मुझे अब और ज़्यादा हैरान कर दिया। जो टेम्परेरी लाइट गिर गई थी वो वापस अपनी जगह पर ठीक थी, जैसे कभी गिरी ही ना हो, और अंदर कोई भी नहीं था। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो लड़की मेरे बाहर आने के दौरान निकल गई हो, क्योंकि मैं दोनों एग्जिट्स पॉइंट देख रहा था। पुलिस ने जब मुझसे स्टेटमेंट ली और मैं अपनी गाड़ी की तरफ चला गया तो बस एक ही बात कह सकता हूँ, जो कुछ हुआ वो या तो नामुमकिन था या फिर किसी सुपर नेचुरल चीज़ का असर था। और अब मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये गोदाम जल्दी से ठीक हो जाए। और याद रखें, हर वक्त डरने की कोई ना कोई वजह होती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद की दोस्त की है।
उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं ये कहानी शेयर कर सकूं। ये वाक़या 2013 की सर्दी के मौसम में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। ये उस वक्त की बात है जब वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। वो एक लंबे सफ़र पर थे और अकेले मुसाफिर का एहसास उन्हें और ज़्यादा बेचैन कर रहा था। अंकल बहुत थके हुए थे, सुबह से सफ़र कर रहे थे और अभी भी कुछ घंटों का सफ़र बाकी था। खैबर पख्तूनख्वा के ये रास्ते वैसे भी मुश्किल होते हैं और जब रात हो तो ये और भी ज़्यादा खौफनाक महसूस होते हैं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और चांद भी एक अजीब सी रोशनी डाल रहा था ज़मीन पर। ये सफ़र सिर्फ लंबे होने की वजह से नहीं बल्कि अकेले होने की वजह से भी अजीब लग रहा था। चलते चलते उनकी नज़र एक छोटी सी सड़क पर पड़ी जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरती थी। एक ऐसा शॉर्टकट था जो उनका सफ़र कम कर सकता था। अंधेरा और खौफ के बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इस रास्ते से गुजरेंगे ताकि जल्दी गांव पहुंच सकें। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि यही फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला साबित होगा। जो लोग कभी खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से गुजरे हैं वो जानते हैं कि ये रास्ते दिन के उजाले में ख़तरनाक होते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब हवा तेज़ चल रही हो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक महसूस होते हैं और ज़रा सी भी लापरवाही गाड़ी को नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। जब उन्होंने ये शॉर्टकट लिया उन्होंने फ़ौरन महसूस किया कि ये रास्ता पहले इतना सुनसान नहीं हुआ करता था। गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने महसूस किया कि उनकी गाड़ी के पीछे शीशे के बाहर कोई आदमी उनके साथ साथ चल रहा है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और ये सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, ये एक बूढ़ा आदमी था जो अजीब सी चाल से गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था मगर उसका अजीब सा अंदाज और उसकी रफ्तार कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। अंकल का दिल तेज़ धड़कने लगा और पहले उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ है, लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो उनको वही शख्स फिर से नज़र आया। अब की बार उसकी चाल फिर से तेज़ हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, जैसे वो हवा में तैरता आ रहा हो उनके पास। फिर उन्होंने एक और बड़ी गलती की। घबराहट में उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर निकले और देखने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें इधर उधर, उन्हें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। ना कोई आदमी, ना कोई निशान, ना ही ज़मीन पर किसी के कदम के असर। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे पर टकराई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब है मगर नज़र नहीं आ रहा। अंकल ने सोचा शायद ये सब उनकी थकान की वजह से हो रहा है। अकेले लंबा सफ़र करना, वो भी ठंडी और अंधेरी रात में, किसी भी शख्स के होश पर असर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मसली और गहरी सांस लेकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ सही नहीं हो रहा। फिर भी उन्होंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उनका जहन का खेल है। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी चलनी शुरू हुई। उनकी नज़र अचानक पिछले शीशे पर पड़ी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी रगों में खून जमने लगा। वहाँ पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप, बिना हरकत किए, सिर्फ उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी रूह उस से बांधी जा रही हो। अंकल का दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे उनकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो। उनका दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उनका पूरा जिस्म एकदम से ठंडा पड़ गया था। गाड़ी चल रही थी मगर उनका दिमाग फ्रीज हो चुका था। फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंखें बंद हो रही हैं।
आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो वो एक अजीब जगह पर थे। सूरज निकल चुका था, हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं परिंदे बोल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें मसली और चारों तरफ देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा था। ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि वो तो बेहोशी की हालत में थे और ये रास्ता इतना खतरनाक था। एक ज़रा सी लापरवाही भी किसी भी शख्स की जान ले सकती थी। तो फिर वो कैसे सेफ निकले? अगर वो नींद की हालत में होते तो उनकी गाड़ी किसी खाई में गिर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई था जो उनकी हिफाजत कर रहा था? जब वो घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया। माँ ने पहले हंसकर कहा, बेटा, रात के अकेले सफ़र ऐसे ही अजीब ख्यालात पैदा कर देते हैं। लेकिन जब अंकल ने उन बूढ़े शख्स की तफसील का जिक्र किया तो उनकी शक्ल, उनके कपड़े, उनका अजीब सा तरीका, तब उनकी माँ का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया, जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। माँ बिना कुछ कहे फ़ौरन एक पुरानी अलमारी की तरफ गईं, उसे खोला और एक तस्वीर निकाली जो पुरानी और जर्द पड़ चुकी थी। उन्होंने ये तस्वीर अंकल के हाथ में दी और पूछा, क्या ये वही आदमी था? जब अंकल ने तस्वीर देखी तो उनका दिल थम से रह गया। हाथ से तस्वीर गिरते गिरते बची। ये बिल्कुल वही बूढ़ा शख्स था जो उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, ये मेरे वालिद हैं, तुम्हारे नाना जी। वो तुम्हारी पैदाइश से पहले वफात पा गए थे। तुमने कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी क्योंकि मुझे उनकी याद दुख देती थी, इसलिए मैं कभी तस्वीर सामने नहीं रखती थी। ये सुनकर अंकल एक पल के लिए बेहोश होने वाले थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन अगर नाना जी वफात पा चुके थे तो फिर? माँ ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे नाना तुम्हारी हिफाजत के लिए आए थे ताकि तुम किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ। तुम अकेले थे, वो तुम्हारी मदद करने आए थे। अंकल, जो कि साइंस को मानने वाले थे, जो हमेशा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तलाश करते थे, उस दिन उनकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। ये वाक़या उनके जहन से कभी नहीं निकलेगा। उन्हें यकीन हो गया था कि इस दुनिया में सिर्फ जो हम देख सकते हैं वही नहीं होता। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमेशा हमारी मदद करती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मैं हमेशा से ही अपने आप को एक एहतियात और समझदारी से काम लेने वाला समझता था। छोटी सी बस्ती में पला बड़ा, जहाँ हर कोई एक दूसरे का जानता था। वहाँ बहुत सी कहानियाँ सुनी थी कि कैसे छोटी सी लापरवाही भी किस कदर बड़ा नुकसान कर सकती है। जब नौकरी के लिए बड़े शहर शिफ्ट हुआ तो समझदारी और एहतियात का रुख अपने साथ ले आया। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखता, कहीं ज़्यादा शोर और लोगों से भरे हुए हजूम वाली जगहों से रात में दूर रहता और हर वक्त होशियार रहता। लेकिन ये सब मुझे उस रात के लिए तैयार नहीं कर सका जब मुझे एक राइड शेयर लेनी पड़ी। ऑफिस में वो दिन काफ़ी लंबा था। जब आप ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करते हो, वेंडिंग मशीन से स्नैक्स खाते हो और स्क्रीन को तब तक घूरते रहते हो जब तक आंखों में जलन महसूस ना हो। जब फाइनली ऑफिस से निकलने का वक्त आया तो रात काफ़ी हो गई थी। इतना थका था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सोच भी नहीं सकता था। मैंने एक ऑनलाइन ऐप से राइड बुक की। ऐप ने मुझे एक ड्राइवर कनेक्ट किया जिसका नाम अहमद था। रेटिंग ठीक थी और प्रोफाइल पिक्चर एक आम सी थी, एक मिडिल एज्ड आदमी की, छोटे बाल और चश्मा लगाए हुए। गाड़ी के आने का वक्त सिर्फ 3 मिनट का था, इसलिए मैंने ऑफिस के लॉबी में ही इंतज़ार किया।
जब ऐप ने नोटिफाई किया कि ड्राइवर आ गया है तो मैं बाहर निकला। सिल्वर कलर की ऑल्टो फुटपाथ के पास खड़ी हुई थी। लाइसेंस प्लेट भी मैच कर गई और ड्राइवर ने हाथ हिला के इशारा किया। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गया, हल्के से सलाम किया। गाड़ी में हल्की सी पुरानी कॉफ़ी की बू थी और रेडियो पर हल्की सी म्यूज़िक चल रही थी। ड्राइवर ने पोलाइटली तौर पर पूछा, आपका दिन कैसा रहा और क्या एसी ठीक है? मैंने चुपचाप छोटी सी हाँ में जवाब दिया। इतना थका था कि बात करने का मन नहीं कर रहा था। सिर्फ घर जाना चाहता था और इस दिन को भूलना चाहता था। मुझे नहीं पता चला कि राइड को चलते हुए कब 15 मिनट हो गए, लेकिन कुछ अजीब लगने लगा। ऐप ने एक अलग रूट दिखाया था, लेकिन अहमद एक साइड स्ट्रीट्स पर ले गया। मैंने पहले सोचा कि ट्रैफिक से बच रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े जगह अजनबी लगने लगी। शीशे से बाहर देखा लेकिन अंधेरा था और वो जगह कुछ ज़्यादा पहचानने में नहीं आ रही थी। ये शॉर्टकट है क्या? मैंने अहमद से पूछा। अहमद ने बगैर मेरी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, उस रास्ते पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये रास्ते से वैसे भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया लेकिन बेचैनी दिल में बढ़ने लगी। ऐप ने तो कंस्ट्रक्शन का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं कहा, फ़ोन पर अपना लोकेशन ट्रैकर देखने लगा। तब मुझे पता चला कि हमारी कार का डॉट किसी रोड पर नहीं बल्कि एक खाली ग्रे एरिया में दिख रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मुझे लगता है ऐप कंफ्यूज हो गया है, मैंने हंसी में कहा अहमद को। अहमद चुप रहा, उसके हाथ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गए। ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं लगता, मैंने ज़्यादा ज़ोर से कहा। इस बार मैंने एक जगह छोटी सी स्टॉप लेनी है और उस जगह से जल्दी ही निकल जाएंगे, अहमद ने कहा, लेकिन उसका लहजा खौफनाक था। यहाँ से वापस चलो, मैंने ज़ोर से कहा। गाड़ी रुकी नहीं बल्कि एक और अंधेरी गली में घुस गई। घबराहट में सोचा क्या करूं, पुलिस को फ़ोन करूं या चलती गाड़ी से कूद जाऊं। रोको गाड़ी वरना पुलिस को बुला लूँगा। अहमद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि और ज़्यादा तेज़ चलाने लग गया। मैंने ज़िंदगी भर का फ़ैसला कर लिया। गाड़ी का लॉक खोला और दरवाजे को धक्का दिया और रोड पर कूद गया। ज़मीन पर गिरते ही एक तेज़ दर्द का झटका लगा, लेकिन घबराहट के ज़ोर पर मैं फ़ौरन खड़ा हो गया। मेरे हाथों और पाँव में जलन हो रही थी, लेकिन मैं अपना फ़ोन मजबूती से पकड़ के जंगल की तरफ भाग गया। मेरे पीछे से टायर्स के रुकने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद ड्राइवर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ भी सुनाई दी। अहमद चीख रहा था, लेकिन मुझे उसके अल्फाज समझ नहीं आए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं सिर्फ भागता रहा, दरख्तों के बीच से गुजरकर दिल से सिर्फ एक दुआ कर रहा था कि वो मेरे पीछा ना करे। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी मुझे पकड़ लेगा। घबराहट और थकान दोनों मिलके मुझे तोड़ रहे थे, लेकिन हर कदम जिंदगी और मौत का फैसला लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपने फ़ोन से इमरजेंसी नंबर मिलाया। मैं मुसीबत में हूँ, मैंने हाँफती सांस के साथ ऑपरेटर को बताया। मुझे मेरा राइड शेयर ड्राइवर फॉलो कर रहा है। ऑपरेटर ने मुझे लाइन पर रखा और मुझे तसल्ली देने की कोशिश की और पूछा कि मेरी लोकेशन क्या है। तभी मैंने उसको अपनी लोकेशन बताई। मैं एक गिरे हुए दरख्त के पीछे जाके छुप गया, अपनी सांस संभालते हुए कान लगाए सुनता रहा कि अहमद की कोई आवाज़ आए। चारों तरफ अंधेरा था, वहाँ की हर एक चीज़ भयानक शक्ल की लग रही थी। आखिरकार वो जगह खामोश थी और मुझे अहमद की आवाज़ सुनाई ना दी। कितना वक्त गुजर गया मुझे याद नहीं, हर पल 1 घंटा लग रहा था। लेकिन फिर दूर से पुलिस की रेड और ब्लू लाइट चमकती नजर आई। मेरे दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना छोड़ दिया। पुलिस की हेडलाइट्स ने जंगल के अंधेरे को रोशन कर दिया और मैं अपनी जगह से भागकर उनकी तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ही बंद होने वाली थी।
पुलिस ने मुझे संभाला, लेकिन जब उन्होंने एरिया सर्च किया तो ना अहमद मिला और ना उसकी कार का कोई निशान। उस रात मेरे ख्वाब खौफ से भरे हुए थे। अगले दिन मैंने राइड शेयर कंपनी से कंप्लेन की। उन्होंने मुझे कहा कि जिस ड्राइवर का अकाउंट मुझे असाइन किया गया था वो अहमद नहीं था। किसी ने मेरी राइड रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया और उसी मॉडल की कार लेकर मुझे पिक करने आ गया था। आज तक मुझे नहीं पता कि वो शख्स क्या चाहता था, लेकिन एक बात मुझे हमेशा के लिए समझ आ गई। अब जब भी मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ तो हर डिटेल को 2 बार चेक करता हूँ। क्या पता कौन कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ आपका इंतज़ार कर रहा हो। ये था मेरा वाक़या जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।